दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से यूपी स्पेशल जो कि कैप्सूल वाली बुक हम लोग चला रहे हैं। किसी को अगर ये पूछना है कि दोस्तों हम लोग किससे पढ़ते हैं, कौन सी बुक से पढ़ते हैं, बहुत ही पतली सी बुक है लेकिन अपने आप में बहुत अच्छा नॉलेज रखती है। तो ये है यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है यूपी सामान्य ज्ञान कैप्सूल करके। ये मुश्किल से आपको 100 रुपये के आसपास या फिर 110 या 120 के आसपास किसी भी बुक स्टोर पे मिल जाएगी। तो आप लोग जो है यहाँ से ले सकते हैं। यूपी स्पेशल ख़त्म कर सकते हैं केवल 10 दिन में। फ़िलहाल तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज दोस्तों जो भी पॉइंट मैं पढ़ाऊँगा बहुत छोटी सी वीडियो होगी लेकिन जो है मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाते हुए लेके चलूँगा और यहाँ से गारंटेड एक क्वेश्चन बनता है। ऐसे कह सकते हैं जब भी पेपर हल्का सा भी जो है कठिन आएगा, हल्का सा कठिन आएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक बार अगर कोई वीडियो एक बार देख के इसको डबल स्पीड पे करके दोबारा देख लेता है, गारंटी से मैं ये कहता हूँ वो 100% इससे करके आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं वन एवं वन्य जीव। सबसे पहले दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है, जो भी मैंने अपने पॉइंट आउट की है, ये देख सकते हैं। आपको मैंने सारे सारे पॉइंट आउट कर रखे हैं। तो दोस्तों आपकी इसकी पीडीएफ जो है आपको कहाँ मिल जाएगी, मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। वहाँ पे एक ग्रुप है अपना व्हाट्सएप ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे आपको ये पीडीएफ वगैरह सारी सारी प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, टेंशन फ्री रहिएगा। तो चलिए फिलहाल तो हम लोग बात करते हैं आज। देखिए उत्तर प्रदेश में वन रिपोर्ट 2021 आई थी। इसके बाद कोई भी अभी लेटेस्ट वन रिपोर्ट नहीं आई है। तो पहले तो बात करते हैं कुल वनावरण क्षेत्र कितना है, 14,817.89 वर्ग किलोमीटर में। इसके साथ साथ बात देखिए वो इंपॉर्टेंट नहीं था, ये क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट नहीं, ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट है ना। यही पूछा जाता है कि बताइए यूपी के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट पे वन है, लगभग 6.15 पे। ओके चलिए ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नीचे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बस ये कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ये फालतू चीज़ें इतना पढ़ना है कि जो ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शीर्ष वन वाले जिले, तो बस आपको ये 3 याद रखना है। देखिए सोनभद्र में सबसे ज़्यादा, ये कुछ नहीं याद रखना आप लोग कितना वर्ग सेंटीमीटर है, कितना वर्ग किलोमीटर है, ये नहीं। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा वन है। सबसे ज़्यादा वन जो है कहाँ पाए जाते हैं, सोनभद्र में। उसका लखीमपुर खीरी में, अगला जो है मिर्ज़ापुर में। ये 3 याद रखना है। क्या, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा, उसके बाद खीरी में, उसके बाद जो है मिर्ज़ापुर में। ठीक, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक, अगला दोस्तों देखते हैं। ये तो हो गए सबसे ज़्यादा वन। अब हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा जो है कम वन कहाँ है। तो सबसे देखिए कम वन दोस्तों कहाँ है, सबसे ज़्यादा कम वन है भदोई में। सबसे ज़्यादा कम मतलब ऐसे मान चलिए नॉर्मल, बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए तो मैनपुरी में भी बहुत कम है, मैनपुरी में भी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो देखिए देखिए तीसरे नंबर पे वैसे मैनपुरी में सबसे ज़्यादा कम वन है, भदोई में सबसे कम है ना। उसके बाद मऊ में है, उसके बाद जो है मैनपुरी में है। ठीक, ये है। ओके चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अच्छा, अब जो है ये तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग थे। अब जो है परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं कि सोनभद्र में वैसे भी परसेंटेज के अकॉर्डिंग है, मतलब पूरे जो जिला है उसका वो देखना है, पूरा क्षेत्रफल। इसके साथ साथ ये देखना उस स्पेशली उस जो है जिले के कितना परसेंट पे वन है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें कौन, सोनभद्र जो है नंबर 1 पे है, उसका चंदौली आता है, उसका चित्रकूट आता है। लेकिन अभी जब हमने क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखे थे तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ थे, सोनभद्र में, उसके बाद खीरी में, उसके बाद मिर्ज़ापुर में। तो ये यहाँ पे अंतर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। अगला देखिए दोस्तों, मैनपुरी में ये चीज़ हो गई। अच्छा, चंदौली और ये। अब देखिए सबसे कम वन, इसी हिसाब से परसेंटेज बेस पे अगर देखें तो सबसे कम वन भदोई में है, उसके बाद मैनपुरी में है, देवरिया में है। देखिए शुरुआत के इसमें से 2 याद रखेंगे, उससे भी काम चल जाएगा। वैसे 3 आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसका देखिए कुछ ये वन के प्रकार, यूपी में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। बस आपको ये 3 नाम जो है याद रखना है। इनका बस केवल लोकेशन याद रखना है, कहाँ पे कौन कौन से वन पाए जाते हैं। तो देखिए एक बार मैप में थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ मैं। देखिए मैप में आप आराम से देख सकते हैं, इसलिए मुझे बुक ये बहुत अच्छी लगी। इसमें हर चीज़ का मैप बना हुआ है, हर चीज़ का। आगे कुछ भी पढ़ेंगे हम लोग हर चीज़ का। देखिए कटबंदी आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पे। शुष्क जो है पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पे। और कटीली झाड़ियाँ नीचे क्षेत्र, कटीली झाड़ियाँ यहीं पे तो आगरा है हमारा, इसीलिए झाड़ियाँ अगर देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं, आगरा और मथुरा वाले क्षेत्र में, है ना। ओके, आगरा और मथुरा वाले क्षेत्र में। चलिए सॉरी, ये मैं झाड़ ही लिखना था, झांसी लिख दिया। ठीक, आगे देखते हैं। अगला देखिए देखिए, और ये सब कुछ पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, केवल इतना पढ़िए। देखिए उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। कब दोस्तों, जो यूपी में वन महोत्सव सप्ताह मनाते हैं 1 जुलाई से लेके
7 जुलाई तक, ये आपको याद रखना है। ठीक, अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए ये सारे सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, छोटी सी वीडियो होगी लेकिन अपने आप में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो। देखिए वन महोत्सव का आरंभ जो है जुलाई 1952 में, याद रखना वन महोत्सव हमने लोगों ने यूपी में मनाना शुरू किया है जुलाई 1952 में। वन महोत्सव का मूलाधार सूक्त वाक्य, मतलब एक किसी का होता है ना टैग सेंटेंस, जैसे सत्यमेव जयते है, हर उसका एक, जैसे कि धर्मो धर्म रक्षिता ऐसा करके है ना, तो ये जैसे कि हर एक उसका होता है। इसी हिसाब से जो हमारा जो है वन महोत्सव का एक आदर्श वाक्य है, एक सूत्र वाक्य है, जिसका नाम है वृक्ष का अर्थ जल है, वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। मतलब वृक्षों से क्या मिलता है हमें? जल, एक तरीके से भाई, उससे ही बारिश वारिश होती है सब, है ना। मतलब जैसे कि वो करेंगे उसके बाद बारिश वगैरह होगी, और जल ही क्या है? रोटी, और रोटी ही जीवन है। ये इसका जो है आदर्श वाक्य है वन महोत्सव का। देखिए अब ये सारे सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक मैं तो ये कहूँगा, जैसे कि मैंने सबको रिकमेंड किया है कि आप लोग क्या स्टिकी नोट्स वगैरह लेके रखिए अपने पास, और अपनी टेबल के आसपास जो है इसे चिपका के रखिए बढ़िया तरीके से। ये प्रदेश में जो वन पहली नीति आई थी वो 1952 में आई थी, वो हमने देख ली जुलाई 1952 में। दूसरी आई 1988 में, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, जो दूसरी आई वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जो वन निगम अधिनियम आया यूपी में, वन निगम अधिनियम, वो आया भैया 1974 में। कब आया? 1974 में। अगला देखिए वन निगम की स्थापना कब हुई? वही 1974 में जो आया, 25 नवंबर 1974। रियल में ये वाली डेट यही वाली है ना, इसकी पूरी 25 नवंबर 1974 में हुआ था। अगला देखिए वृक्षावन, वृक्षादन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? 5वां। अच्छा आप लोग कमेंट में बताएंगे, तो ये बताइए यूपी का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन से नंबर पर आता है? पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें में, 6वें में, कौन से नंबर पे आता है यूपी? ठीक, ये आपको बताना है। अगला ये देखिए, आपको ये तो खैर पता ही होगा, आतंकवादी वृक्ष कौन होता है? यूकेलिप्टस। ठीक, आगे देखते हैं। वन महोत्सव की आरंभ, देखिए अभी शुरुआत में बताया था जुलाई 1952, देखिए ऊपर ही लिख रखा है वन महोत्सव कब मनाया गया? जुलाई 1952। आगे देखते हैं दोस्तों। कागज का प्रमुख केंद्र, क्या? कागज का प्रमुख केंद्र सहारनपुर। देखिए, और सहारनपुर से एक मैंने चीज़ बताई थी, क्या याद आना चाहिए आपको? संतरा। क्या? संतरा। देखिए मैंने लिख भी रखा है हाईलाइटर से ही। ओके, कागज कहाँ बनता है दोस्तों? सहारनपुर। आगे देखते हैं। देश का पहला ग्राम वन घोषित बेलहत्ती ग्राम सोनभद्र। क्या? ग्राम वन जो घोषित है, वैसे भी सोनभद्र में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, यहीं का गांव जो है एक चुना गया है कि पहला ग्राम वन घोषित किया गया, कौन? जिसका नाम है बेलहत्ती ग्राम। ठीक, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी 2024 नोडल एजेंसी वन निगम है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में एक राजकीय संस्था के रूप में सबसे अधिक वन क्षेत्र को प्रमाणित करने वाला संगठन बन गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक, 2014 याद रखना। तो उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी कब आई दोस्तों? 2014। अच्छा 2014 में एक काम और हुआ है, 2014 में हमारा एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पीलीभीत। क्या है? पीलीभीत। 2014 में एक पीलीभीत है टाइगर रिजर्व, वो भी घोषित किया गया था 2014 में। ये आपको याद रखना, मतलब पीलीभीत नाम का टाइगर रिजर्व, उसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 2014 में। आगे देखते हैं, फिलहाल तो आगे आगे आएगा, चलिए देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, वो भी देख लेते हैं। ठीक, आती हैं सीधी सीधी पूछी जाती हैं भाई साहब। मैं तो ये कहूँगा कि स्टिकी नोट ले लीजिए, उनको चिपका दीजिए अपने सामने, जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सामाजिक वानिकी योजना, ये यूपी में कब आई? 1979 को। अगला देखते हैं। ठीक, सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम, सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम मतलब घने घने जो है वृक्ष लगाए जाएं, घने घने वृक्ष लगाए जाएं। घनन, सघन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा घने, है ना। तो 2005-06 में आया। अगला देखिए, ऑपरेशन ग्रीन योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ऑपरेशन ग्रीन योजना जुलाई 2001 में आई, 1 जुलाई 2001। आगे देखते हैं दोस्तों। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007-08 में आई, वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना, मतलब जो भी वृक्ष का जो भी दोस्त है, अगर सही से देख रेख कर रहा है ना, तो उसको जो है अभी पुरस्कार मिलता है। आप लोगों को ये सुना भी नहीं होगा, पुरस्कार मिलता है इस क्षेत्र में। ठीक है, और दूध वगैरह भी पालते हैं आप लोग, भैंस वगैरह पालते हैं घर में, अगर सही से दूध का उत्पादन करते हैं बहुत सारा, उसका भी आपको पुरस्कार मिलता है। बहुत सारे लोग पूछने नहीं होंगे, आगे बताऊंगा जब हम लोग पढ़ेंगे ना, नंद बाबा नंदलाल पुरस्कार, ग्वाला पुरस्कार, है ना, बहुत सारे मिलते हैं यूपी में। आगे देखते हैं। ऑपरेशन ग्रीन कब आया दोस्तों? 2007-08 में। कब? 2007-08 में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन यूपी क्लीन यूपी, इंपॉर्टेंट बहुत। अगर मैं स्टार लगा दूँ इस पर तो गलत नहीं होगा कि ग्रीन यूपी क्लीन यूपी, ये दोस्तों कब आया हमारा? देखिए ये तो आपको खैर पता ही होगा, ग्रीन यूपी। अब देखिए ये टाइम किसका आ चुका है? मोदी जी का। और मोदी जी आते ही चालू कर दिए थे क्या उन्होंने? स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन जब चालू किया तो यूपी में भी जोश आ गया, और उस टाइम जो है भैया 7 नवंबर 2015 को ग्रीन यूपी क्लीन यूपी जो है योजना चलने लगी थी।
तो अच्छा ये पूछा जाएगा ग्रीन यूपी क्लीन यूपी। देखिए यहाँ से ये पूछा जाएगा, मतलब एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि ग्रीन यूपी क्लीन यूपी, तो ऐसा नहीं लग रहा स्वच्छता टाइप जैसे है। तो ये पूछा जाएगा, बताइए ग्रीन यूपी क्लीन यूपी का संबंध जो है, मतलब इस कार्यक्रम का संबंध किससे है? स्वच्छता से है, वनारोपण से, जलारोपण मतलब जल से है, किससे है? तो याद रखना वृक्षारोपण से है। ठीक, ये जो है स्वच्छता से नहीं है, वृक्षारोपण से संबंधित है। ये आपको याद रखना 7 नवंबर 2015 को आया था। अब देखिए जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इस वाले पेज पे, ये बस जो है लास्ट पेज है हमारा, है ना। ये जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ ये अपने आप में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई होप यहाँ से मुझे ऐसा लगता है एक क्वेश्चन फंसेगा, एक क्वेश्चन गारंटी से फंसेगा। थोड़ा सा अगर आप देख जाएंगे तो देखिए, वन्य देश में प्रथम, देश की बात चल रही है ये, देश में प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में हुई। इस संगठन का उद्देश्य जैव विविधता, जीवों एवं प्राकृतिक वासों को संरक्षित करना था। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में 11 वन्यजीव विहार, 14 पक्षी विहार तथा एक राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि जिसका नाम है दुधवा। अब देखिए मैंने अभी एक बात बताई थी, दुधवा है, दुधवा दोस्तों कहाँ पड़ता है? लखीमपुर खीरी में। तो दुधवा देखो जब कब बनाया गया, इसको कब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? 1987-88 में। आगे देखिए 1987-88 मतलब राष्ट्रीय उद्यान नहीं, ये बना तो पहले ही था 1975 के आसपास, लेकिन जो है ये हमारा 1987-88 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इसी हिसाब से पीलीभीत को 2014 में मतलब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और अमनगढ़ जो कि बिजनौर में पड़ता है, अमनगढ़ जो कि बिजनौर में पड़ता है, इसको 2012 में जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। आगे देखिए फिलहाल तो ठीक, तो दुधवा 3 टाइगर रिजर्व हैं, कौन कौन से? दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़। याद रखना यूपी में केवल केवल 3 टाइगर रिजर्व हैं, जो कौन कौन से हैं? दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, चलिए देश का सबसे पुराना पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार है। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पड़ता है दोस्तों। तो नवाबगंज पक्षी विहार पड़ता है हमारा उन्नाव जिले में। कहाँ? उन्नाव में, जो कि 1984 में बना था। ठीक, आगे देखिए 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहूसी पक्षी विहार है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लाख बहूसी पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? कन्नौज में। ओके, और सबसे छोटा जो है पक्षी विहार कौन सा है? सेखा झील है, और सेखा झील कहाँ पड़ती है? अलीगढ़ में। ये तीनों आपको याद रखना है। क्या? नवाबगंज जिसको हम लोग शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नाम से जानते हैं, वो उन्नाव जिला में पड़ता है। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों कि हम लोग, और दूसरा क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लाख बहूसी पड़ता है कन्नौज में, और सेखा झील कहाँ पड़ता है? अलीगढ़ में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार चंदौली में स्थित है, चंद्रप्रभा। क्या? चंद्रप्रभा, जो कि 1957 में बनाया गया। क्या बनाया गया भैया? 1957 में। जो चंद्रप्रभा है हमारा 1957 में बनाया गया। आगे देखिए, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव बिहार, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है हस्तिनापुर। देखिए हस्तिनापुर बहुत सारे जिलों में पड़ता है। आप अगर देखेंगे मेरठ में भी, मुजफ्फरपुर में, आगे और जो है गाजियाबाद का भी कुछ क्षेत्र होता है, हापुड़ का भी कुछ क्षेत्र, बिजनौर का भी कुछ क्षेत्र है। तो ये फैला हुआ है हस्तिनापुर। ओके, वैसे भी मेरठ के आसपास का क्षेत्र सारा का सारा क्या है? हस्तिनापुर ही है। ओके, आगे देखिए, और चंद्रप्रभा में स्थित मतलब चंदौली में स्थित चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर। और सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ पड़ता है? ललितपुर। देखिए दोस्तों अभी घबराइएगा मत, ये सारी सारी मैं ट्रिक से याद करा दूंगा आप लोगों को। आगे वीडियो में बस यही है, मतलब जैसे ये वाली वीडियो खत्म हो जाएगी, आगे आने वीडियो में अब स्टैटिक जीके ही लर्न करनी है। बस थोड़ा थोड़ा आपको थ्योरी पढ़नी है, स्टैटिक जीके ही लर्न करनी है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कौन से जिले में है? ललितपुर में। आगे चलते हैं, और ललितपुर याद रखिएगा, ललितपुर जब भी नाम आएगा तो क्या याद रखेंगे आप लोग? यूरेनियम, बताया था मैंने, यूरेनियम। अगर यूरेनियम पूरे यूपी में कहीं पाया जाता है तो कहाँ? ललितपुर में। और ललितपुर की और झांसी की मिट्टी कैसी है? लाल भी मिट्टी है, इसके साथ साथ काली मिट्टी भी पाई जाती है यहाँ पे। ओके, ये आपको याद रखना। ललितपुर ही एक ऐसा जिला है जो केवल केवल जो है किससे, 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? ये रहा अगर ललितपुर, तो इधर से भी मध्य प्रदेश है, इधर से भी मध्य प्रदेश है, और इधर से भी मध्य प्रदेश है। और ललितपुर अगर एल बना दें, ललितपुर अगर ये है तो केवल ये एक जिले से टच होता है हमारे यूपी के, केवल एक जिले, जिसका नाम क्या है? झांसी। इतनी बातें जो है आपको ललितपुर से याद रखनी है। ठीक है, ये केवल अकेला झांसी से टच होता है, ओनली ओनली, केवल बस, और किसी अदर जिले से टच नहीं होता है, अकेला। चलिए, ये भी ऐसे ही पूछा जाता है, सबसे मतलब यूपी का ऐसा ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे कम जिलों से अपना सीमा बनाता है? तो वो है ललितपुर, जो किससे टच होता है? केवल केवल झांसी भैया से। चलिए आगे देखते हैं भैया। चलिए
और देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान का मतलब नेशनल पार्क दुधवा है। और दुधवा जो है दोस्तों कहाँ पड़ता है, लखीमपुर खीरी में। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, लखीमपुर खीरी में स्थित है। 1977 में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया, मतलब 1977 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया। इसके साथ साथ अभी मैंने बताया था कि 1987-88 में इसे बाघ परियोजना के अंतर्गत इसे क्या बना दिया गया, टाइगर रिजर्व। क्या बना दिया गया, टाइगर रिजर्व। इस हिसाब से 3 हमारे यहाँ पे टाइगर रिजर्व हो गए। कौन कौन से वो भी हम लोग देख लेते। एक तो हमारा दुधवा भाई साहब हो गए, एक हमारे जो है कौन हो गए, अमनगढ़ वाले, है ना, और एक हमारे कौन हो गए भैया, एक हो गए अमनगढ़, ये अमनगढ़ लिखा है मान लीजिएगा, और एक हमारे हो गए कौन लास्ट, पीलीभीत। और दुधवा वाला मैंने बताया 1987 में, इसको 87-88 में घोषित किया गया। अमनगढ़ को जो 2012 में घोषित किया गया, और पीलीभीत को जो है 2014 में घोषित किया गया था टाइगर रिजर्व। ठीक, आगे हालांकि दे रखा होगा। आगे देखिए दोस्तों, कालांतर में यानी कि कुछ समय बाद किशनपुर, बनजी बिहार तथा करतनिया घाट। देखिए किशनपुर कहाँ पड़ता है, किशनपुर पड़ता है भैया लखीमपुर खीरी में, और करतनिया घाट पड़ता है बहराइच में। ये आपको याद रखना, आगे पढ़ेंगे फिलहाल वैसे भी इन दोनों को मिलाकर दुधवा टाइगर रिजर्व का नाम रख दिया गया। इस बाघ अभ्यारण्य का विस्तार लखीमपुर खीरी से लेके बहराइच तक है। देखिए वैसे भी आप देख सकते हैं, लखीमपुर में किशनपुर है, और करतनिया घाट में बहराइच है। अगला देखिए, पीलीभीत में वन्यजीव विहार, पीलीभीत वन्यजीव विहार जो है प्रदेश द्वारा 9 जून 2014 को, मैंने अभी बताया था पीलीभीत वाला कब चुना गया था, मतलब टाइगर रिजर्व 2014 को बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया गया। वर्तमान में 3 जो है हमारे क्या हैं, टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से, यानी कि बाघ अभ्यारण्य हैं कौन से, दुधवा इसको 1987-88 में बनाया टाइगर रिजर्व, पीलीभीत 2014 में बनाया, और अमनगढ़ जो है हमारा 2012 में। अमनगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों, बिजनौर में। कहाँ पड़ता है भैया, बिजनौर। ये आपको याद रखना है। ठीक, अमनगढ़ कहाँ पड़ता है, बिजनौर। वो तो वैसे भी जो है, चलिए आगे देखते हैं। और दुधवा कहाँ पड़ता है, लखीमपुर खीरी। आगे, राष्ट्रीय जल जीव आप जानते हैं गंगा डॉल्फिन, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मिर्जापुर के बीच, यानी कि ये रहा प्रयागराज, ये रहा यहाँ पे मिर्जापुर, इन दोनों के बीच में जो है हमारा एक गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। यहाँ की पाई जाने वाली मछली को गंगा डॉल्फिन कहते हैं। ठीक, यानी गंगा डॉल्फिन यहाँ पाई जाती है। इसके साथ साथ गंगा नदी में ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। स्थानीय नाम में इस मछली को सूस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सूस या फिर सुइस। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। वहाँ के स्थानीय लोग जो भी हैं इस क्षेत्र के रहने वाले इसको सूस बोलते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी, 1275। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यूपी में इनकी काउंटिंग होती है। ठीक है, एक भी कम ना हो जाए, क्योंकि ये राष्ट्रीय जल जीव है ना। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितनी है, 1275। इनको आप जो है, ऐसा नहीं है कि हाँ भैया मछलियाँ पकड़ने गए तो इनको पकड़ लिया। अगर ये जाल में फंस भी जाती हैं ना, तो इनको प्यार से जो है बाइज्जत बरी, एकदम बाइज्जत तरीके से आपको नदी में या फिर जो है जहाँ से भी पकड़ा हो उसको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय जल जीव है। ओके दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। हाथी तराई। देखिए हाथी जो है वो कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तराई क्षेत्र में। शिवालिक गिरिपद वनों और चिंकारा बिंद के जंगलों में तथा गेंडा जो है तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। देखिए आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए डबल स्टार लगा हुआ है। अमनगढ़ बाघ आरक्षित क्षेत्र को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर कार्बेट बाघ आरक्षित क्षेत्र के बफर जोन में दर्शाया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमारे केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय की जो वेबसाइट है उस पे आपको कार्बेट बाघ आरक्षित क्षेत्र के रूप में दिखाया गया। कौन सा, हमारा अमनगढ़। अच्छा, अमनगढ़ कोई बताएगा कब बना था भैया, बताइए कब बना था। ये हमारा 2012 में। अमनगढ़ कब बना है, 2012 में। ठीक, और पीलीभीत हमारा 2014 में, और हमारा दुधवा 1987-88 में। ये आपको याद रखना है। क्या बने, ये टाइगर रिजर्व। ये आपको याद रखना है। चलिए 3 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक, अगले देखिए कि अगला क्या है दोस्तों, लखनऊ के निकट कोकरेल वन में लुप्त प्रजातियों हेतु प्रजनन स्थापित किया जा रहा है। मतलब एक कोकरेल वन है हमारे लखनऊ के आसपास पड़ता है, वहाँ पे हो क्या रहा है, एक प्रजनन वन स्थापित किया जा रहा है। किन के लिए, लुप्त प्रजातियों के लिए। ठीक, लखनऊ में स्थित है। ये सीधे सीधे पूछा जाएगा कोकरेल वन कौन से जिले में स्थित है, तो भैया लखनऊ में। देखिए मथुरा के वृंदावन में राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण हेतु मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। ये आपने खैर जो करंट अफेयर्स में भी पढ़ा होगा। तो मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है, मथुरा में। या फिर ऐसे याद रखना, मोर तो भैया किसके हैं, यानी कि हमारे कन्हैया जी के, है ना। तो मोर जो है कन्हैया जी के मुकुट पे हैं। इसके सतत उनकी बांसुरी में भी वो लगा हुआ है। तो वो कहाँ के थे, मथुरा के जो थे।
तो मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ बनेगा, मथुरा में। ये इंपॉर्टेंट है, इतनी कुछ चीज़ें थी। तो दोस्तों इसका पीडीएफ जो है आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसको देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में यानी कि जो टाइटल लिखे आ रहा है उस पर वहाँ से बढ़िया तरीके से क्लिक करके देखिएगा, आपको ग्रुप मिल जाएगा, उस पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे, आई होप एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं हो, गारंटी से फंसेगा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।